टू ब्रेन इजी चैनल। और आज हम महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ा था, सभी उसके फैक्ट्स देखे थे, जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए सभी चीज़ों को हमने अच्छे से देख लिया था। ठीक है, अब हम महाजनपद काल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो महाजनपद काल का जो सन होता है, हम बोल सकते हैं जो वर्ष होता है ना, वो लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व में गंगा यमुना दोआब। गंगा यमुना दोआब आप समझते होंगे, गंगा यमुना जहाँ पे आपस में मिलती है उसके आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, उस एवं बिहार में लोहे के प्रयोग के कारण, बिहार में क्या उस टाइम पे लोहे का प्रयोग होने लगा था, कारण अधिशेष उत्पादन होने लगा। अधिशेष उत्पादन का मतलब जैसे हम कृषि करते हैं और फिर हम जो भी अन्न या अनाज होता है जो उपयोग में ले लेते हैं, जो हमें चाहिए रहता है। ठीक है, लेकिन जो बाकी बच जाता है, ठीक है, उसको हम व्यापार के रूप में उपयोग करते हैं या बेच देते हैं। ठीक है, इससे हमें काफ़ी मुनाफा होता है। ठीक है, उसको ही अधिशेष कहते हैं। ठीक है, जो बच जाता है। तो क्या हुआ कि लोहे का एक तो प्रयोग होने लगा था महाजनपद काल में, और अधिशेष भी काफ़ी, तो उससे नगरों का विकास होने लगा था। ठीक है, बड़े बड़े नगर, क्योंकि जब पैसा बचेगा तभी तो हम नगरों के डेवलपमेंट में लगाएंगे। ठीक, तो ये सब होने लगा। तो उत्तर वैदिक कालीन जनपद अब महाजनपदों में परिवर्तित हो गए। पहले क्या थे, हमने पढ़ा था जनपद थे। ठीक है, पूरी हमने यूनिट्स देखी थी। अब क्या है, अब जनपद से भी बड़ी एक यूनिट होने लगी, उसको क्या बोलने के लिए, महाजनपद। अब महाजनपद, फिर उसके बाद जनपद आएंगे। ठीक है, ये सब सिक्वेंस चलता जाएगा। ठीक है, इसलिए इस काल को गार्डन चाइल्ड एवं राम शरण शर्मा ने भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति कहा है। ठीक है, द्वितीय नगरीय क्रांति क्यों कहा है? फर्स्ट जो हमने देखा था सिविलाइजेशन देखा था, वो देखा था हमने हड़प्पा में। ठीक है, उसके बाद वैदिक काल में तो कोई नगर बसे नहीं थे या उनका विकास हुआ नहीं था। लेकिन अब जब अधिशेष बचने लगा, लोहे का प्रयोग होने लगा, तो नगर भी बसने लगे। इसलिए इस काल में ना नगरों का विकास होने लगा, नगर बनने लगे। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, द्वितीय नगरीय क्रांति कहते हैं। प्रथम नगरीय क्रांति शब्द हड़प्पा, ये मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ना मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि महाजनपद में 16 महाजनपद थे पूरे इंडिया में। ठीक है, पूरे भारत में। पहले भारत पाकिस्तान तक, अफ़गानिस्तान तक जाता था, और वहाँ से लेके पूरे दक्षिण तक 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, विवरण मिलता है। तो उसको हम देखेंगे। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? एक तो बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। ये 2 ग्रंथ ऐसे थे जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिला है हमें। ठीक है, साक्ष्य मिले हैं। 16 महाजनपदों में से 10 महाजनपद गंगा घाटी में स्थित थे, यानी गंगा के पास के जो क्षेत्र थे वहाँ पे स्थित थे। 16 महाजनपदों में 14 थे राजतंत्र, जो थे वज्जी और मल्ल। 14 राजतंत्र थे और कुछ गणतंत्र थे। गणतंत्र मतलब वज्जी और मल्ल। गणतंत्र मतलब जहाँ पे लोगों द्वारा शासन चलाया जाता है। राजतंत्र मतलब जहाँ पे राजा के द्वारा शासन होता है। 14 क्या थे, राजतंत्र थे, 2 वज्जी और मल्ल गणतंत्र थे। इनको याद रखना है आपको। बुद्ध काल में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद जो थे, मगध आपने सुना होगा, वत्स, कौशल, अवंती, ये बहुत ही पावरफुल महाजनपद थे। ठीक है, और तमिल ग्रंथ शिल्पाधिकारम, इसको याद रखना है। शिल्पाधिकारम में 3 महाजनपद मगध, वत्स और अवंती का उल्लेख मिलता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट महाजनपद थे ये तीनों, मगध, वत्स, कौशल, अवंती। अवंती मध्य प्रदेश का है, जो उज्जैन वाला क्षेत्र है। ठीक है, मगध जो है बिहार के आसपास का क्षेत्र। अभी हम मैप में समझेंगे इन सभी को। ठीक है, अभी आप सिर्फ देख लीजिए। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है, किंतु गांधार और कम्बोज के स्थान पर क्रमशः शिवी और दर्शान का उल्लेख होता है। शिवी दर्शान हम विदिशा को गया था, मध्य प्रदेश में एक जिला है विदिशा, दर्शान के नाम से जाना जाता था वो प्राचीन काल में। ठीक है, शिवी भी उसी के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, कम्बोज पे आते हैं। कम्बोज जो है अफ़गानिस्तान का, पहले तो मैं मैप आपको दिखा देता हूँ। तो हम कम्बोज पे आते हैं। तो कम्बोज जो है अफ़गानिस्तान का क्षेत्र था। ये आप देख सकते हैं मैप में, आप दिखाई दे रहा होगा ये क्षेत्र, ये वाला एरिया, ये जो एरिया था कम्बोज था। ठीक है, और इसकी राजधानी जो थी, कैपिटल बोल सकते हैं, हाटक थी, या राजौरी या हजारा भी बोला जाता था इसको। ठीक है, तो कम्बोज कहाँ पे, अफ़गानिस्तान का क्षेत्र था। ये नॉर्थ से शुरू कर रहे हैं हम जनपद, या उत्तर से। कम्बोज महाजनपद की जो राजधानी थी वो क्या थी भाई, वो थी राजपुर या हाटक। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कम्बोज के निवासियों को वार्ता शास्त्रापुजी भी कहा है, यानी कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, शस्त्र द्वारा जीविका चलाने, जीविका है ना, जीवन चलाने वाला। ठीक, कम्बोज उत्तरापथ में स्थित था, अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। कम्बोज किस लिए विख्यात था? श्रेष्ठ घोड़ा। प्रारंभ में कम्बोज राजतंत्र था, किंतु कौटिल्य के समय यह गणतंत्र में तब्दील हो गया।
ये हम देख चुके हैं। अब आगे हम पाकिस्तान पे आते हैं। गांधार, गांधार जनपद था। गांधार ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये क्या था, गांधार, ठीक है। और यहाँ की जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। रावलपिंडी और पेशावर जो आज का हम बोल सकते हैं वहाँ का क्षेत्र था, ठीक है। तो गांधार जनपद की राजधानी तक्षशिला थी। ये राजधानी कैपिटल आपको याद रखनी है। इस महाजनपद का दूसरा प्रमुख नगर था पुष्पकलावती, ठीक है। बुद्ध काल में यहाँ का राजा था, कौन था, पुष्प रसारिन, ठीक है, पुष्प रसारिन, ठीक है, जिसने अवंती के साथ चंड प्रबोध को पराजित किया था। अवंती का राजा था, अवंती जनपद भी था, जो उज्जैन के आसपास का क्षेत्र है उसको अवंती कहते थे। इसके बारे में भी हम बांटेंगे। उसकी जो राजधानी थी दो क्षेत्रों में डिवाइड थी, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती, इसको हम जानेंगे, ठीक है। तो पुष्प रसारिन जो था ने मगध के राजा बिंबिसार के दरबार में दूत मंडल भेजा था और मैत्री संबंध स्थापित किए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो महाजनपद है तीसरा, वो कुरु, मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर का क्षेत्र है। ये आप देख सकते हैं, ये दिल्ली का क्षेत्र, ये कुरु जनपद, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या था, कुरु जनपद था, ठीक है। तो इसके आसपास का क्षेत्र था, ठीक है। कुरु जनपद जो था मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर के आसपास का क्षेत्र था। और कुरु जनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ थी। आपने देखा दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ ही था, ठीक है। महाभारत कालीन हस्तिनापुर नामक नगर जो आपने सुना होगा महाभारत में, यहीं पर स्थित था। बुद्ध काल में यहाँ का राजा कौरव्य था। प्रारंभ में कुरु एक राजतंत्र था, किंतु बाद में गणतंत्र में तब्दील हो गया, ठीक है। राजतंत्र से क्या है, यहाँ पे एक चेंजेस आ रहे थे कुछ, कि पहले राजतंत्र धीरे धीरे गणतंत्र में तब्दील होते जा रहे थे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें चेंजेस आ रहे थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पांचाल उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जिले में। पांचाल को देख लेते हैं। पांचाल महाजनपद कहाँ पे है, तो पांचाल महाजनपद जो है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र था ये था पांचाल महाजनपद, ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो पांचाल महाजनपद के बारे में जान, इसको दो भागों में डिवाइड किया था, दो भागों में इसको विभाजित किया था। एक उत्तरी पांचाल था और एक दक्षिणी पांचाल था। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछन्न थी, जबकि दक्षिणी पांचाल की जो राजधानी थी वो काम्पिल्य थी। इसी महाजनपद में कान्यकुब्ज, कन्नौज का प्रसिद्ध नगर था, जिसका प्राचीन नाम महोदय नगर था। महाभारत कालीन द्रौपदी भी पांचाल की थी। आपने सुना होगा पांचाल की पुत्री द्रौपदी, ठीक है। प्रारंभ में पांचाल राजतंत्र था, फिर कौटिल्य के समय पर यह गणतंत्र में तब्दील हो गया, ठीक है। अब हम वत्स पे आते हैं। वत्स महाजनपद जो उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद जिला था उसको देखते हैं, ठीक है। तो वत्स आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पे, एक मिनट, ये वाला एरिया, ये क्या था, वत्सा, ठीक है, ये वाला एरिया वत्स था, ठीक है। अब इसकी राजधानी को हम देख लेते हैं। तो वत्स जो था, पहले तो हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। कुरु वंश के राजा निचक्षु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया था। पहले राजधानी हस्तिनापुर थी, फिर गंगा में बह जाने के कारण इसने क्या राजधानी चेंज कर ली। वत्स महाजनपद का सबसे महत्वपूर्ण राजा उदयन था। आपने पढ़ा भी होगा हिस्ट्री में, या आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है, उद्यन के बारे में, जिसकी शत्रुता अवंती के राजा चंड प्रबोध से थी, जो कि मध्य प्रदेश में है। उद्यन मगध के राजा अजातशत्रु तथा चंड प्रबोध के बीच सुलहकार की भूमिका निभाता था, किंतु एक बार चंड प्रबोध ने उद्यन को बंदी बना लिया और आगे चंड प्रबोध ने उद्यन को अपनी पुत्री वासवदता हेतु संगीत का शिक्षक नियुक्त किया, ठीक है। उद्यन तथा वासवदता के मध्य एक प्रेम प्रसंग हो गया। उद्यन वासवदता को लेकर कौशाम्बी आ गया था। बाद में चंड प्रबोध ने दोनों को विवाह की अनुमति देकर मैत्री संबंध को स्थापित कर लिया, ठीक है। ये कहानी है एक टाइप की। उद्यन और वासवदता के मध्य हुए प्रेम पर भास ने स्वप्न वासवदता नामक नाटक की रचना की थी। उद्यन स्वप्न वासवदता के अलावा हर्षवर्धन द्वारा लिखित रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नामक संस्कृत नाटकों का भी नायक था। भास के अनुसार उद्यन का विवाह मगध के राजा दर्शन की बहन अजातशत्रु की जो पुत्री थी पद्मावती से हुआ था। उद्यन को बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने बौद्ध मत में दीक्षित किया था। उद्यन हाथियों की शिकार का शौकीन था। उसकी सेना में हाथियों की संख्या सर्वाधिक थी, ठीक है। ये कहानी टाइप है, ठीक है। अब नेक्स्ट महाजनपद आता है कौशल। कौशल उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती जिला। कौशल को हम देख लेते हैं। इन सब की राजधानी जरूर आपको याद रखनी है, ठीक है। तो देखिए, ये हो गया अपना
कौशल, इसकी राजधानी थी श्रावस्ती। ठीक है, ये था अपना वत्स, इसकी राजधानी थी कौशाम्बी, इलाहाबाद। ये तो हम देख ही चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे का जो है कौशल, ठीक, कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। श्रावस्ती नदी क्या है? सरयू नदी थी वहाँ पे। सरयू नदी इस महाजनपद को 2 भागों में विभाजित करती थी। ठीक है, जैसे ये आपका हो गया कौशल, ठीक है, मान के चलो ये हो गया कौशल आपका, ये हो गया कौशल, इसमें 2 भागों में विभाजित करती थी। ठीक है, जो उत्तरी क्षेत्र था उसकी राजधानी थी श्रावस्ती और दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी थी कुशावती। श्रावस्ती की पहचान आधुनिक सहित महेश से की जा सकती है। ठीक है, अचिरावती राप्ती नदी, राप्ती नदी के तट पर स्थित एक अर्धचंद्राकार नगर था। कौशल महाजनपद में शाक्यों का कपिलवस्तु तथा साकेत अयोध्या भी शामिल था। जब बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे तो हम कपिलवस्तु को भी जानेंगे। कौशल के प्रमुख राजाओं में कंस, महाकौशल, प्रसेनजित, विड्डूब थे। ठीक है, ये सभी राजा थे। प्रसेनजित के प्रधानमंत्री दीर्घचारण ने विद्रोह कर प्रसेनजित के पुत्र विदुडव को गद्दी पर बैठा दिया था। प्रसेनजित शरण लेने हेतु अपने दामाद अजातशत्रु के पास राजगृह गया, परंतु राजमहल के बाहर उसकी मृत्यु हो गई। विदुडव ने शाक्यों के कपिलवस्तु स्थित लुम्बिनी पिपरहवा पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया, परंतु जब वह कौशल वापस लौट रहा था तो अचिरावती राप्ती नदी में बाढ़ में पूरी सेना नष्ट हो गई। ठीक है, ये कहानी टाइप है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको मेंस के लिए थोड़ा सा फैक्ट याद करने ताकि आप लिख सको। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि प्रीलिम्स में ज़्यादातर ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और कैपिटल ज़्यादा पूछी जाती है, इनकी राजधानी ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। काशी उत्तर प्रदेश, बनारस जिला। काशी को देख लेते हैं हम। तो काशी जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र क्या था? काशी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, काशी के बारे में देखते हैं। तो जो काशी था उसकी राजधानी क्या थी? वाराणसी थी। यहाँ के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित करके कौशल के राजा कंस ने काशी को अपने राज्य में मिला लिया। काशी सूती और रेशमी वस्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था, इसको याद रखना। काशी जो था वो सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। अब आ जाएगा सूरसेन। सूरसेन उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला, इसके पूरे क्षेत्र को क्या कहते थे? सूरसेन कहते थे। इस महाजनपद की जो राजधानी थी वो मथुरा थी। ठीक है, यूनानी लेखक इस राज्य को सूर सेनाई या इसकी राजधानी को मैथुरा कहते था। ठीक है, महाभारत कालीन कृष्ण यहीं के राजा थे। बुद्ध काल में यहाँ का राजा अवंती का पुत्र था। ठीक है, हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसको पहले, सूरसेन को। तो ये आप देखिए, ये मथुरा के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, ठीक है, सूरसेन, इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मल्ल पर। मल्ल उत्तर प्रदेश के बाहर का आसपास का क्षेत्र। मल्ल में मल्ल जो था 9 कुलों का संघ था। 9 कुलों का संघ था, यानी आपने जब मैंने बताया था सबसे छोटी यूनिट जो होती थी वो कुल होती थी, इसमें 9 कुल थे। वो 9 कुलों का एक संघ था और उसको बना के ये महाजनपद बन गया था। ठीक है, उसको मिलाकर। ठीक है, महाजनपद के 2 भाग होते थे। उत्तरी मल्ल था, उसकी राजधानी कुशीनगर थी, जबकि जो दक्षिणी मल्ल की राजधानी पावा बिहार थी। कुशीनगर पावा में क्रमशः महात्मा बुद्ध तथा महावीर की मृत्यु हुई थी, इसको याद रखना है। जब हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे और जैन धर्म पढ़ेंगे उसमें आएगा ये। ठीक है, तो पहले हम इसको और देख लेते हैं, मल्ल कहाँ पे था। तो मैप में आप देख सकते हैं ये पे, ये वाला क्षेत्र, ये था अपना मल्ल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मल्ल के बाद वज्जी भी महाजनपद था और वज्जी 8 कुलों का संघ था। मल्ल 9 कुलों का संघ था। इसमें 3 प्रमुख कुल थे, लिच्छवी थे, विदेह था, वज्जी थे। वज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली थी, जिसकी पहचान बिहार राज्य के वैशाल नामक स्थान से की गई। वैशाली को विश्व का प्रथम गणतंत्र माना, इसको याद रख लेना आप, ये आ भी सकता है। ठीक है, क्या माना जाता है? वैशाली को विश्व का प्रथम गणतंत्र माना। वैशाली सबसे बड़ा जो एवं शक्तिशाली गणतंत्र राज्य था। ठीक है, अब वैशाली को और देख लेते हैं, वज्जी को देख लेते हैं, इसकी राजधानी क्या थी? वैशाली। राजधानी यहाँ याद रखना है। ठीक है, ये हो गया आपका वज्जी, इसकी राजधानी वैशाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका अंग, बिहार और भागलपुर मुंगेर का जो क्षेत्र है उसको। ठीक है,
तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। चंपा को महाभारत पुराणों एवं हरिवंश में मालिनी कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया? मालिनी। बौद्ध ग्रंथ दीघ निकाय के अनुसार चंपा का वास्तुकार महागोविंद था। क्या था चंपा का वास्तुकार? महागोविंद। बौद्ध निकाय ग्रंथ दीघ निकाय के अनुसार अंग के राजा बृहदत्त को पराजित करके मगध के राजा बिंबिसार ने अंग को मगध में साम्राज्य मिला लिया। ठीक है, अब आते हैं मगध। जो मगध जनपद था काफ़ी शक्तिशाली था। हमने 3 महाजनपद के बारे में पढ़ा था, इसमें से एक था मगध। मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली रहा है अगर हम बोलें तो। और आपने मौर्य डायनेस्टी पढ़ा, मौर्य काल वगैरह ये सब पढ़ेंगे तो इसमें मगध का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ये आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह ग्रीवरज थी। सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था, मैं बता ही चुका हूँ। अंततः मगध ने अपना साम्राज्य विस्तार करते हुए उत्तर मगध में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। मगध में क्रमशः हर्यक वंश, शिशुनाग वंश एवं नंद वंश के राजाओं ने शासन किया। बहुत सारे राजा थे, वो आप आगे देखेंगे। अब आगे देखते हैं अवंती। अवंती इम्पोर्टेंट है, खासकर एमपी वालों को इसको याद रखना है। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो मगध की जो राजधानी थी उज्जैन और खरगोन थी। अब इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया था, इसकी कैपिटल को 2 पार्ट। वेत्रावती या वेतवा नदी भी, आज की जो वेतवा नदी उसको पहले वेत्रावती, प्राचीन नाम क्या था उसका? वेत्रावती। इसको 2 भागों में विभाजित करती थी, उत्तरी अवंती था और दक्षिणी अवंती था। उत्तरी अवंती की जो राजधानी थी वो उज्जैनी थी, उज्जैन जिसको कहते हैं। दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती या माहेश्वर थी। बुद्ध काल में अवंती का राजा चंडप्रघोत था। ठीक है, जो कि चंडप्रघोत पांडु रोग से ग्रसित था, पीलिया बोलते थे। इसके उपचार हेतु मगध के राजा बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती भेजा था। चंडप्रघोत को हाथी पालना बहुत ही अच्छा लगता था। बौद्ध भिक्षु महाकच्चायन, इसको याद रखना, के प्रभाव से चंडप्रघोत बौद्ध बन गया था। मगध के शासक शिशुनाग ने अवंती के शासक अवंतीवर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया था। बहुत टाइम ऐसा भी आया है कि अवंती को यानी वहाँ के जो मगध के राजा थे उनने कैप्चर कर लिया, इसको मिला लिया। ठीक है, ऐसा भी समय। अब चेदी भी मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, खासकर छतरपुर, ओरछा, ये जो क्षेत्र है, या फिर हम बोल सकते हैं खजुराहो के आसपास का क्षेत्र, ये क्या था? चेदी राजवंश था। ठीक है, तो हम अवंती और इसको चेदी को देख ही लेते हैं मैप में, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये हो गया आपका अवंती महाजनपद। ठीक है, एमपी में आप देख सकते हैं। और ये हो गया आपका चेदी बुंदेलखंड का, कुछ यूपी का भी क्षेत्र इसमें शामिल था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। चेदी महाजनपद जो बुंदेलखंड, चेदी महाजनपद की राजधानी सोत्तावती शक्तिमती थी। महाभारत काल में यहाँ का शासक शिशुपाल था, जिसका वध कृष्ण ने किया था। आपने शिशुपाल की कहानी के बारे में पढ़ा होगा, अगर आपने कृष्ण लीला को देखा होगा तो ये क्या था। अब आगे हम बढ़ते हैं मत्स्य, जो राजस्थान का जयपुर, अलवर, भरतपुर का क्षेत्र है, उसको और देख लेते हैं मैप में। तो ये हो गया आपका मत्स्य, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये राजस्थान का क्षेत्र। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या थी, इसको भी हम जान लेते हैं। तो इसकी राजधानी विराटनगर थी। क्या थी? विराटनगर थी। इस महाजनपद का संस्थापक राजा विराट था, इसलिए राजधानी। अब अस्मक जो महाराष्ट्र का क्षेत्र था, ठीक है, अस्मक महाजनपद की राजधानी पूतना या पोटिल थी। ठीक है, पूतना या पोटिल को मौर्य उत्तर काल में पैठान या प्रतिष्ठान के नाम से भी जाना जाता। 16 महाजनपदों में केवल अस्मक ही नर्मदा नदी के दक्षिणी गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। अश्मक को अवंती ने जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, ये हमारे 16 महाजनपद यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आगे के लेक्चर्स में और इसको महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, इसके क्या था, इसमें क्यों नगरीयकरण में वृद्धि हुई, कैसे क्या रीजंस थे, इसको हम जानेंगे। ठीक है, अभी तक आपको ये सब चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी, और कोई भी डाउट या क्वेरीज होती है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।